हेलो फ्रेंड्स। आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखा था, जिसमें ये जिसमें हम लोगों ने पांडे बिचन शर्मा उग्र, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, गोपाल राय, ऋषभ चरण जैन और जयशंकर प्रसाद, उसके साथ साथ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इन लोगों के महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखा था जो नेट के एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह भी उपन्यास ही है, लेकिन यह प्रेमचंद जो उपन्यास का विकास हुआ था वो कई चरणों में हुआ था, कई उत्थानों में हुआ था। तो प्रथम और द्वितीय उत्थान तो हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग तृतीय उत्थान पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास का विकास तृतीय उत्थान प्रेमचंद उत्तर युग यानी प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद्र से उत्तर युग में हुआ था। तो इसमें जो है कि जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक माने जाते हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इसके साथ ही इलाचंद्र जोशी भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका भी नाम आता है। विष्णु प्रभाकर ये भी मानवतावादी उपन्यासकार हैं। तो हम लोग इन लोगों के उपन्यासों को देखेंगे। यदि वीडियो बड़ा हो गया तो हम लोग दो वीडियो में इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी उपन्यास का विकास में सर्वप्रथम जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि जो जैनेन्द्र कुमार हैं उनको मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार सर्वप्रथम माना गया। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हीराचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। अब जैनेन्द्र के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, उनको हम लोग देखेंगे। जिसमें परख 1929 में आया था सर्वप्रथम। परख 1929, इसमें परख मतलब होता है किसी को जांचना, किसी को देखना, और प्रेम का आदर्शीकरण का चित्रण हुआ है इसमें। दूसरा है सुनीता, 1934 में आया था। श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभाव का विश्लेषण है। तो तीसरा जो उपन्यास है वह 1934 में आया था, सुनीता। तीसरा त्यागपत्र 1937 ईस्वी। त्यागपत्र 1937 ईस्वी, यह जो तीनों लगातार उपन्यास हैं, परख, सुनीता, त्यागपत्र, यह नेट एग्जाम 2013 में पूछ चुका है। तो जो त्यागपत्र है इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है कि किस प्रकार से एक स्त्री त्यागपत्र में अपने विद्रोह, उनका जो व्यक्तित्व विद्रोही स्वभाव का है, और उसका चित्रण इसमें हुआ है। अगला उपन्यास है जो कल्याणी 1939 ईस्वी में आया था। कल्याणी 1939, इसमें विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण हुआ कि विवाह के बाद किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसका चित्रण हुआ है। अगला है सुखदा। सुखदा 1952 ईस्वी में आया था। इसमें नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण हुआ है। यानी नायिका का नाम ही सुखदा है, नायिका के नाम पर ही सुखदा उपन्यास का नाम पड़ा 1952 ईस्वी। अगला है विवर्त, यह 1953 ईस्वी में आया था। विवर्त 1953, भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण है। भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण है। अगला है व्यतीत। व्यतीत उपन्यास 1953 में आया था। और अगला उपन्यास है जयवर्धन उपन्यास, यह 1956 में आया था। जयवर्धन 1956, इसमें व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण हुआ है। अगला है मुक्तिबोध, यह 1965 में आया था। मुक्तिबोध 1965। अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974 और दशार्क 1985। दशार्क 1985, इसमें विवाह विच्छेद में स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण है। तो इस प्रकार से जैनेन्द्र कुमार के इसमें 12 उपन्यास हैं जिनको हम लोगों ने देखा। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का जो मूल विषय है वह काम पीड़ा एवं आम का समर्पण है। यानी मूल विषय एवं काम की पीड़ा को लेकर के उन्होंने अपने उपन्यासों की रचना की है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974 और दशार्क 1985। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इन्हें आप लोग देख लीजिए। आगे है इलाचंद जोशी के महत्वपूर्ण उपन्यास। इलाचंद जोशी भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वह गृणामयी 1929 ईस्वी में ये भी आया था।
इसमें एक युवती के पश्चाताप का चित्रण है, यानी 1950 में लज्जा जो शीर्षक लज्जा आई थी उसी शीर्षक से लिया गया गिरडामयी। गिरडा मतलब होता है किसी से नफरत करना, तो गिरडामयी 1929 ईस्वी में आया था। सन्यासी 1941 ईस्वी में आया था। सन्यासी 1941 इसमें नंद किशोर के अहम भाव का विश्लेषण है, मनोविश्लेषण यानी उनके मन के भाव का विश्लेषण किया गया है। सन्यासी 1941 ईस्वी। अगला है पर्दे की रानी 1941 ईस्वी। पर्दे की रानी 1941 मानसिक विकृतियों के व्यक्तित्व के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। पर्दे की रानी। अगला है प्रेम और छाया 1944 ईस्वी। प्रेम और छाया 1944 ईस्वी। इसमें पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण हुआ है, यानी प्रेम और छाया में जो पारसनाथ है वो नायक है और उनके मानसिक कुंठा का यानी किस प्रकार से उनके दिमाग में जो भावनाएं इकट्ठी हो गई हैं, दुर्व्यवहार इकट्ठा हो गया है, तो किस प्रकार से कुंठा व्याप्त हो गई है, बुराई व्याप्त हो, उसका चित्रण हुआ है। अगला है निर्वासित 1946 ईस्वी में आया था। निर्वासित 1946। इसमें महिप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है। निर्वासित में महिप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण। अगला मुक्तिपथ, यह 1950 ईस्वी में आया था। मुक्तिपथ 1950। सुबह के भूले 1951। सुबह के भूले 1951। अगला है जिप्सी 1952। इम्पोर्टेंट, यह नेट एग्जाम 15 में पूछा गया था। इसके पहले जो ये था निर्वासित, यह भी 2013 में पूछ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। जिप्सी 1952 में आया था, नेट एग्जाम 15 में पूछा गया। यह मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय इसमें लेके गया है, यानी मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय को लेकर के फिर जिप्सी की रचना की गई है। अगला जहाज का पंछी 1955 ईस्वी में आया था। जहाज का पंछी 1955 ईस्वी। यह भी नेट एग्जाम 13 में पूछा गया है। इसमें ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण हुआ, यानी जो व्यक्ति ईमानदार है, आदर्शवादी है, उस व्यक्ति के कष्ट किस प्रकार से वह दुख झेलता है, इसका चित्रण किया गया है। तो जहाज का पंछी इंपॉर्टेंट है, 1955 में आया था और नेट एग्जाम 13 में पूछा गया है। अगला है ऋतुचक्र 1969। ऋतुचक्र 1969। आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण। अगला है भूत का भविष्य 1973। भूत का भविष्य 1973। कवि की प्रेयसी 1976। नेट एग्जाम 13 में पूछा गया है। कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी। इस प्रकार हमने इलाचंद जोशी के भी 12 उपन्यासों को पढ़ा। गिरडामय 1929। सन्यासी 1941। पर्दे की रानी 1941। प्रेम और छाया 1944। निर्वासित 1946। मुक्तिपथ 1950। सुबह के बोले 1951। जिप्सी 1952। जहाज का पंछी 1955। ऋतुचक्र 1969। भूत का भविष्य 1973 और कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी में आया था। अगले जो कवि हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अज्ञेय के महत्वपूर्ण उपन्यास, बहुत ही महत्वपूर्ण। इन्होंने ओनली 3 ही उपन्यास लिखे हैं, लेकिन तीनों बहुत ही फेमस, अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें पहला उपन्यास जो है वो तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ इनका। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक प्रणव मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, यानी अज्ञेय का जो पूरा नाम है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब इन्हें अज्ञेय की जो उपाधि थी वो किसने दी थी, यानी नाम किसने दिया था, तो जैनेन्द्र ने दिया था। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम दिया था। अब देखते हैं अज्ञेय के इंपॉर्टेंट उपन्यास कौन से हैं। सबसे पहला है शेखर एक जीवनी। इसका जो भाग 1 है 1940 ईस्वी में आया था। ये तो कई बार अनगिनत बार नेट के एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में पूछ चुका है, हर जगह पूछता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो सबसे पहले याद करिए आप लोग। शेखर एक जीवनी विभाग 1 1940 ईस्वी। इसमें क्या है कि नायक जो है, नायक शेखर की कैशौर्य का विश्लेषण है, यानी जो शेखर नायक है उसकी कैशौर्य का विश्लेषण हुआ है, 1940 में आया था। और जो दूसरा भाग है वो 1944 में आया था, भाग 2 1944। और जो भाग 2 है उसमें शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन है कि किस प्रकार से युवा काल में जो है शेखर की मानसिक स्थितियां हैं, वह किस प्रकार से सोचता है, कैसा व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से जो शेखर है उसके युवा काल की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट। नदी के द्वीप 1951। इसमें नायक नायिका का भी नाम पूछ लेता है कि कौन से नायक थे, कौन से नायिका। तो जो नदी के द्वीप है 1951 में आया था, इसमें रेखा भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा का वर्णन है। रेखा भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा का वर्णन है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी। अगला है अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी, यानी अपने अपने अजनबी 1961 में आया था। इसमें मृत्यु से साक्षात्कार दिखाया गया, किस प्रकार से अपने अपने अजनबी में मृत्यु से साक्षात्कार होता है उसका वर्णन किया गया है।
अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंततो गत्वा स्वतंत्रता की खोज है। मतलब अज्ञेय कहते हैं कि जो शेखर की खोज थी वो अंततो गत्वा यानी अंत में स्वतंत्रता की ही खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोमियो रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया। यानी जो शेखर एक जीवनी है उसमें रोमियो रोला की जो पुस्तक है ज्यों क्रिस्तोफ उसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। यानी से आलोचक हैं उन्होंने शेखर एक जीवनी की आलोचना किस नाम से किया तो प्रकाशमान पुच्छल तारा कह करके किया है। अगले जो हैं उपन्यासकार वह विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं। यह भी मानवतावादी यानी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। पहला है ढलती रात 1951 ईस्वी में था। ढलती रात 1951 में आया था। इसमें सन 1920 से 36 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। यानी 1920 से 1936 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थितियां क्या थी उसका चित्रण हुआ था। अगला तट के बंधन 1955 ईस्वी में आया था। तट के बंधन 1955 इसमें प्रेम व विवाह एवं नारी की मुक्ति का चित्रण है। यानी प्रेम विवाह और नारी के मुक्ति का चित्रण है तट के बंधन 1955 ईस्वी। अगला है स्वप्नमयी 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी स्वप्नमयी इसमें स्त्री के काल्पनिक तर्कातीत यानी तर्क अतीत एवं स्वप्नजीवी चित्रण का अंकन किया गया है। अगला जो है वह कोई तो 1980 ईस्वी में आया था। कोई तो उपन्यास 1980 ईस्वी। इसमें नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या है। यानी कोई तो में जो स्त्रियां हैं उनके बलात्कार होने के स्थितियों का वर्णन किया गया है। अगला अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी में आया था। अर्धनारीश्वर 1992 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो नोट डाउन कर लें, याद कर लें इसको। अर्धनारीश्वर 1992 स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण इसमें भी हुआ है। अगला और आखिरी है संकल्प 1993 ईस्वी। इसमें परित्यक्ता स्त्री की मनोभाव का अंकन है। जो स्त्री किसी के द्वारा त्याग कर दी गई है, परित्यक्त कर दी गई है, किस प्रकार से उसके मनोभाव हैं, किस प्रकार के मानसिक स्थितियाँ हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पहले की वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में।